राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, इससे पहले मैंने आपको जो बीएड सेकेंड ईयर जो एग्ज़ाम है वो अब पास में ही है, ज़्यादा समय उनमें नहीं है और वो होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों की डिमांड थी कि क्वेश्चन सीरीज़ कराई जाए, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पेपर का जो है, जो कि नॉलेज एंड करिकुलम यानी कि ज्ञान एवं पाठ्यक्रम से क्वेश्चन सीरीज़ लेकर के आई हूँ। और ये यूनिट वाइज है। इससे पहले भी मैंने आपको दो यूनिट उसमें 2 वीडियोज़ में इसकी सारी यूनिट्स करा दी हैं। लास्ट में हमारी आज की जो हम करा रहे हैं इस वीडियो में, वो 4th और 5th यूनिट का है। तो ये फर्स्ट पेपर की लास्ट वीडियो है, यानी कि 3 वीडियो के अंतर्गत हमारा ये फर्स्ट पेपर हुआ है। क्योंकि अगर हम एक ही में कराते तो बहुत ज़्यादा जो है हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती, क्योंकि पहली वाली वीडियो हमारी 1 घंटे की हुई है और दूसरी वाली हमारी 45 मिनट की हुई है। और ये वीडियो अब जितने भी समय की है आप इसको यहाँ से देखते जाइए। तो ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के अंदर से ही हमारे सारे क्वेश्चंस आने हैं, 100% आने हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपके काम की वीडियो नहीं है, आपके कोई ऐसे जानने वाले हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों के ये अगर यूज़ की है तो वो इसको देख करके पूरी एक जो लाभ है इससे प्राप्त कर सकें। तो अब यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस, इससे पहले मैंने वीडियोस करा दी, उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप उन दोनों वीडियोज़ को देखना चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही एक रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपके काम की है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे शेयर कर दें वहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलता जाए। तो चलिए साथियों, अब हम यहाँ से देखते हैं। तो जैसे आप इसमें ये क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर इसका ये 73 है, क्योंकि इससे पहले हम वीडियोस में आपको इससे पहले के सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, जैसे कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं, तो इसका जो ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है ऑप्शन सी, यानी कि ए और बा। और ए और बी कौन कौन से हैं, जैसे भाषा व गणित और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा। तो इसका आंसर जो होता है वो हमारा सी होता है, जो ए और बी है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है, तो इसका आंसर आता है उपयुक्त सभी। तो जैसे समय सारणी में कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि ना होना, तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो इसका आंसर होता है डी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है, तो इसमें भी इन सभी प्रकार का, तो ये हमारे इसमें सभी आ जाएंगे, जैसे कि ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी। तो ये तीनों ही पॉइंट इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की, तो इसका आंसर है ए, वो है महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर गांधी जी ने इसमें हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की थी दक्षिण भारत में, तो इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी जी। फिर अगला क्वेश्चन है, अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को क्या सिखाना चाहते, तो इसका आंसर है यहाँ पर सत्य एवं अहिंसा का पालन, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन के अंदर सत्य और अहिंसा का पालन करने पर ही ज़्यादा जोर दिया था। तो यहाँ पर इस चीज़ का आंसर आएगा सी, सत्य एवं अहिंसा का पालन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषता क्या है, तो यहाँ पर है उपयुक्त सभी। तो आंसर में सभी आ रहा है, तो यानी ए बी सी तीनों आ रहे हैं। तो बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है और करके सीखने की आदत विकसित होती है। ऐसा इन तीनों चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है, तो आंसर हमारा आता है डी, यानी कि ये तीनों। अगला क्वेश्चन आता है, मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे 6, यानी कि जो मूल पाठ्यक्रम होता है उसमें जो अनिवार्य विषय पाए जाते हैं वो हमारे 6 पाए जाते हैं, तो आंसर है इसका ए। अगला क्वेश्चन, कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, उसमें 80% से अधिक शब्द जो है वो संस्कृत के हैं, तो यहाँ पर ये आंसर आता है इसका ए, यानी कि कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो, उसके अंदर जो है लगभग हमारे 80% जो है उससे अधिक शब्द जो है वो संस्कृत के होते हैं। ठीक है, क्योंकि संस्कृत से ही हमारी सारी भाषाएं निकल करके आई हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है, तो वो है प्रोफेसर फ्रेड बेल ने। तो यहाँ पर आंसर आता है ए, यानी कि किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है, वो है प्रोफेसर फ्रेड बेल।
ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी डी आ रहा है। तो इसमें है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास होता है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है। तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा डी। तो इसमें आता है हमारा ए, बी और सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? तो यहाँ पर ये डी आ रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें तीनों आंसर हमारे आने हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया है, दूसरा है अनुभवों में तालमेल नहीं बैठ पाता, और तीसरा है यह खर्चीली प्रक्रिया है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों आएंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है कुंटज एवं ओ डोनेल का। कुंटज एवं ओ डोनेल का। तो ये आंसर आता है इसमें ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? तो वो है 1964 to 66 में। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई, वो है 1987 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ? तो वो है दिसंबर 1955 में। क्वेश्चन अगला है, संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था ना हो। ये कथन कहा है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो वो आता है सभी, यानी ए, बी, सी तीनों हैं इसके अंदर। तो वो कौन कौन से हैं? विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था समन्वय व संचालन करना। तो इसमें ये तीनों आ जाएंगे, तो आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी डी। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? तो वो है प्रयोगशाला, क्योंकि हमेशा प्रयोग किया जाता है और प्रयोग करने के बाद ही एक छात्र जो है वो सीखता है। तो ये सिद्धांत है करके सीखना प्रयोगशाला विधि पर आधारित। तो आंसर आएगा ए। क्वेश्चन अगला है, ई के फ्रेडवेल ने माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया है? तो उन्होंने किया है वो 5 भागों में। अगला क्वेश्चन, सहसंबंध का अर्थ है यहाँ पर समवाय, समन्वय, आपसी संबंध। ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ, वो है सन 1955 में। तो आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोजन यानी कि प्रोजेक्ट विधि का जनक किसे माना जाता है? तो वो है जॉन ड्यूवी को। जॉन ड्यूवी को जो है प्रयोजन विधि का जनक माना जाता है। तो आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई, वो है 1952-53 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? तो वो है गलती के अनुपात से, यानी जो भी गलती होती है उसी गलती को देखते हुए ही एक माध्यमिक स्तर का जो छात्र है उसको उसी हिसाब से दंड भी मिलना चाहिए। फिर आता है पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई, तो वो है 1951 में। अगला क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु है, तो यहाँ पर प्रासंगिकता, उपयुक्तता और शुद्धता, ये तीनों इसके अंदर आनी चाहिए। तो आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है स्किनर का सिद्धांत, यानी कि स्किनर का जो सिद्धांत है वो शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है। तो आंसर है इसका सी, स्किनर का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है, वो है क्रिया विधि, यानी माध्यमिक स्तर पे जो क्रिया विधि होती है उसको उपयुक्त माना जाता है। क्रिया करना एक छात्र के लिए, क्रियाएं जब तक वो क्रियाएं नहीं करेगा, जब तक वो प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वो सीख नहीं सकता। तो आंसर आता है इसमें ए। अगला क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा में समवाय का अर्थ है यहाँ पर कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध। जो कर्म और ज्ञान होता है उसका एक अभिन्न संबंध होता है, उसी को कहा गया है यहाँ पर समवाय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी हैं सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि यहाँ अध्यापक में जो वांछित शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है वो है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि माइक्रो टीचिंग, क्योंकि वहीं से छोटे छोटे पदों के आधार से वो मैक्रो की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहले हमारी सूक्ष्म शिक्षण उसके अंदर आती है। तो ये हो गया आंसर सी हमारा सूक्ष्म शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की? तो वो है 1916 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य हैं 11। आंसर डी। दृष्टांत देना है तो वह मृदुल अध्ययन, यानी कि एक सॉफ्ट टीचिंग जो होती है उसको कहा जाता है मृदुल अध्ययन, और उसका मतलब होता है दृष्टांत देना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कहानी बहुत पसंद होती है, इसलिए इसमें आंसर आता है कहानी विधि। अगला क्वेश्चन, पाठांतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ हैं? तो यहाँ पर पाठ के अंतर्गत जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसका क्या लाभ होता है? तो आंसर आता है सी, अभिप्रेरणा की जागृति। बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा की जागृति उत्पन्न होती है, इसलिए यहाँ पर पाठ के अंतर्गत मूल्यांकन का एक लाभ होता है, वो उसे कहते हैं अभिप्रेरणा की जागृति। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है, वो है उपयुक्त सभी, जैसे प्रासंगिकता, उपयुक्तता और शुद्धता, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो आंसर आता है इसका डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? तो यहाँ पर आता है उपयुक्त सभी, जैसे पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, और सी है सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से। तो ये तीनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो आंसर हो गया डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, तो इसमें भी सभी आएंगे, जैसे विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनैतिक विकास। तो इस तरीके से ये जो हमारे सारे आंसर इसके अंदर आ रहे हैं, तीनों ऑप्शन, तो आंसर हो जाता है डी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है, इसमें भी सभी आ रहे हैं, जैसे छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, और समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व से परिचित कराना। तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, 10 वर्षीय विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है, तो वो है कोठारी शिक्षा आयोग ने। आंसर है ए। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? तो वो है हेलेन पार्खस्ट। तो इन्होंने बी के रूप में इसका आंसर रखा है। अगला क्वेश्चन, पाठ्यपुस्तक को रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाती है यहाँ पर शिक्षण सहायक सामग्री। यानी शिक्षण सहायक सामग्री होती है, तब उसके आधार से ही यहाँ पर पाठ्यपुस्तक को हम रोचक भी बना सकते हैं, सरल भी बना सकते हैं, प्रभावपूर्ण भी बना सकते हैं, सुगम, हृदयगामी जो कि आसानी से हम हृदय तक पहुँचा सकें वो है, और इसको बहुत ही आसानी से हम बहुत आसान से आसान हम पाठ्य योजना को बना सकते हैं, तो वो हमारी शिक्षण सामग्री कहलाती है। तो आंसर आता है इसमें ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, समाज अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? तो इसका जो आंसर आता है सी, विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी। तो आंसर आता है इसका सी। अगला क्वेश्चन, एक पाठ्यपुस्तक की विशेषता है, तो इसमें सभी ऑप्शन डी रूप में आंसर है। तो जैसे ए है पाठ्यपुस्तक का नियोजन, बी है विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, और सी है अभ्यास कार्य का निर्माण। तो ये तीनों ही इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षा जीवन का अंग, यह कथन किसका है? तो ये जॉन ड्यूवी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्या है, यह कहा है सभी ने, जैसे शिक्षक संबंधी समस्या, समाज की आकांक्षा संबंधी समस्या और भाषा संबंधी समस्या। तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हमारा डी हो गया। शिक्षा के समर्थन में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ का क्या कार्य करते हैं? तो यहाँ पर आंसर आता है डी, जैसे कि उन बच्चों को आर्थिक सहायता देते हैं जिन्होंने धन के अभाव में विद्यालय छोड़ दिया है। या दूसरा आता है निर्धन वंचित वर्ग के छात्रों को स्वयं के व्यय पर निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं। और तीसरा है उच्च शिक्षा के लिए बालकों को आर्थिक सहायता देते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ इसके अंदर आ रही हैं इस एनजीओ के अंतर्गत, तो आंसर आता है डी। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक वित्त में राज्य सरकारों का कार्य है, तो इसमें भी डी है, जैसे शिक्षा के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराना, राज्य के नियमों के अंतर्गत स्थापित निजी विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना को बढ़ावा देना, और निजी विश्वविद्यालय एवं विद्यालयों को कुशल संचालन के लिए समय समय पर अनुदान देना। तो इसमें हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यचर्या निर्माण को लेकर NCFC 2005 में सरकारों को सुझाव दिया है, तो आंसर आता है इसमें, पहला देखते हैं, शिक्षा सूत्रों का अधिकतम प्रयोग किया जाए, दूसरा है सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, और तीसरा है मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि उपयुक्त वातावरण देकर स्थापित किया जाए। तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया हमारा डी। अगला क्वेश्चन, किस शिक्षण प्रक्रिया में बालक शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है? तो आंसर आता है बाल केंद्रित शिक्षण में, तो आंसर है इसका ए।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क में शामिल है। तो यहाँ पर SCERT, CTE और डाइट, DIET, डाइट, ये तीनों इसके अंतर्गत आ रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर इसका डी। अगला क्वेश्चन, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा एवं उसके अनुसार प्रशिक्षण की बात सर्वप्रथम की थी। तो वो है कोठारी आयोग 1964 to 66 ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया है। तो यहाँ पर फ्रॉबेल ने भी किया है, रूसो ने भी किया है, पेस्टालॉजी और मॉन्टेसरी ने भी किया है। तो इसमें ये तीनों आएंगे। तो आंसर हो गया डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता का कारण है। तो वो है शिक्षा में सार्वभौमिकता के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए, शैक्षिक असमानता को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर ये तीनों आएंगे। तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 का उद्देश्य है। तो वो है इसमें ए, शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण करना, शिक्षक शिक्षा के लिए उचित समयावधि का निर्माण करना, शिक्षकों के व्यावसायिक वृद्धि की उपलब्धता। तो यहाँ पर ये तीनों आएंगे। तो आंसर हो गया डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाने का सुझाव दिया गया था। तो इसमें आता है ऑप्शन सी 7, यानी कि 7। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाने का सुझाव दिया गया था। तो यहाँ पर ये प्राथमिक हो गया, ये यहाँ पर उच्च प्राथमिक हो गया। तो यहाँ पर आता है हमारा 9। इस चीज़ को यहाँ पर देना है हमें कि यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर 2005 में जो दिया गया था वो 7 दिया गया था, और यहाँ पर फिर 2005 में अब यहाँ पर उच्च प्राथमिक आधार पर दिया गया है। तो वो यहाँ पर 9 दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में माध्यमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाने का सुझाव दिया गया है। तो यहाँ पर 9 दिया गया है। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उच्च माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य विषय प्रस्तावित किए गए हैं। तो वो हैं 3। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उच्च माध्यमिक स्तर पर कला वर्ग, अब यहाँ पर ये कला वर्ग के लिए प्रस्तावित विषय हैं। तो वो है यहाँ पर इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे। तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में उच्च माध्यमिक स्तर पर वाणिज्य वर्ग के लिए, अब यहाँ पर वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कॉमर्स के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो वो प्रस्तावित विषय जो रखे गए हैं वो अकाउंटेंसी, बैंकिंग और व्यापार, ये तीनों इसमें आते हैं। तो आंसर होता है हमारा डी। अगला क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT की बैठक कितने दिन चली थी। तो वो है 6 दिन। 6 दिन चली थी ये हमारी NCERT की बैठक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT की कार्यकारिणी सभा किसने बुलाई थी। तो वो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की आधुनिक भूमिका किस वर्ष तैयार की गई थी। तो वो है 2005 में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की रूपरेखा कब प्रकाशित की गई थी। तो वो है दिसंबर 2005 में। अगला क्वेश्चन, किस शताब्दी के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की गई थी। तो वो है 21वीं शताब्दी के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर। पाठ्यचर्या कहते हैं तो यहाँ पर सी आता है विद्यालयों में बालकों के संपूर्ण अनुभवों के योग को। तो आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम ढांचा है तो वो है एक मोटी रूपरेखा। तो आंसर ए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता है तो यहाँ पर तीनों बताए हैं, जैसे परिवर्तन के लिए, शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए और समाज में विविधता के लिए। तो ये तीनों यहाँ पर आ रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य बिंदु है तो वो है समाज तथा समुदाय से जोड़ना। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक है सुविधा। तो यहाँ पर आंसर सी। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष हैं वो हैं CL आनंद। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, 4th यूनिट का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके अंदर NCERT ने रिपोर्ट के आलोक में NCFSE 2000 की समीक्षा की। तो इसका जो आंसर आता है वो आंसर आता है बी, बोझ के बिना सीखना। ये 2020 में ही आपका ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके ये 4th यूनिट का भी हो गया। अब बढ़ते हैं यूनिट हमारी 5th।
जो ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका से है। इसका पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। यह किसने कहा है? तो ये कहा है स्टीफन जे नेजविच। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो वो है यहाँ पर इडियोग्राफी नेतृत्व शैली और निरंकुश शैली, यानी इसमें आंसर है डी, यानी कि बी और सी, यानी कि ये निरंकुश और समझौता। तो यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है? तो इसका बी आंसर में एक निरंकुश शैली है और दूसरा है यहाँ पर सी, यानी समझौता मूलक शैली। तो यहाँ पर बी और सी दोनों इसके अंदर आंसर होंगे, तो इसका आंसर आता है डी। नेतृत्व का गुण है यहाँ पर तो सहयोग है, सामाजिकता है और बौद्धिक शक्ति है। तो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो आंसर है डी। इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? तो वो है स्फूर्ति एवं सहनशीलता। तो आंसर आता है इसके अंदर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो आंसर आता है लोकप्रिय नेतृत्व। तो आंसर है ए। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पर वैयक्तिक गुण एक नेता के अंदर होने चाहिए, व्यावहारिक कौशल उसके अंदर होना चाहिए और प्रभावित करने की कला भी उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो आंसर होता है हमारा डी। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है निरंकुश शैली। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है पर्यवेक्षक के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? तो वो है शिक्षक का। तो आंसर है इसका डी। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं श्रोता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन किसने कहा है? बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने। तो आंसर है इसका बी। अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है, वो है आलोचनात्मक दृष्टिकोण। आंसर है बी। अनुशासन के प्रकार हैं दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्त्यात्मक अनुशासन। तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, तो आंसर हो गया डी। डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से, तो वो है यहाँ पर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर जो है वो बी लिखें। किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? तो वो है जॉन एडम्स के अनुसार, ऑप्शन बी। अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है, जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। यह कथन किसने कहा है? टीपी नन ने। तो आंसर है ए। इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है? तो वह है अनुयायियों का सिद्धांत। तो आंसर है ए। डिसिपाइल शब्द का अर्थ क्या है? वो है शिष्य। ये जो हमारा यहाँ देख रहे हैं उसी का, तो यहाँ पर है बी। कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है? तो वो आता है स्पेंसर। ऑप्शन है सी। निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है? वो है समूह अनुशासन। आंसर ए। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो वो थे प्राकृतिक दंड के। आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? तो वो है पुरस्कार। ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो वो है प्रभावात्मक। आंसर सी। प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? तो वो है मुक्त्यात्मक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? तो वो है छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। तो ऑप्शन बी आंसर। रूसो किस दंड के समर्थक थे? तो वो प्राकृतिक दंड के समर्थक थे। तो आंसर सी। नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पर निरंकुश शैली। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है। नेतृत्व का घटक है, तो यहाँ पर सभी बताए हैं, तो वो है नेता, कार्य और समूह। ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर डी। विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर है प्रश्न पूछना। तो आंसर ए। छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं
वो है करके। जब तक छात्र करेंगे नहीं किसी कार्य को तब तक वो सीख नहीं सकते हैं, इसलिए छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं, तो वो है करके, आंसर सी। बीएड समाप्त करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? तो यहाँ पर आंसर आता है कहीं भी शिक्षण कार्य करेंगे, तो ये आंसर आता है यहाँ पर हमारा सी। निम्नलिखित किस शिक्षण विधि को आप अच्छा समझते हैं? तो वो है प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन बी आंसर। शिक्षण एवं सीखना होता है यहाँ पर कक्षा के कमरे एवं घर दोनों में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता है, तो ये आंसर ए हमारा आता है। अब यहाँ पर आंसर आता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है? तो वो है व्याख्या एवं नोट्स का सम्मिलित रूप, तो आंसर सी। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है, तो ये है विद्यार्थी एवं शिक्षक, ऑप्शन बी आंसर। शिक्षक सफल होता है जबकि विद्यार्थी उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, तो ये आंसर ए। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है, तो वो होती है शिक्षण विधि पर, तो आंसर सी। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? तो वो है छात्र केंद्रित, क्योंकि जब तक छात्र नहीं होंगे तब तक शिक्षण कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी। छात्रों में स्व अध्ययन का विकास करने हेतु क्या करना उचित होगा? तो यहाँ पर है उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे अध्ययन के महत्व पर भाषण देना, छात्रों की रुचि के अनुसार पाठ्य सामग्री देना, विद्यालयों में सह अध्ययन हेतु स्थान की व्यवस्था करना, तो ये तीनों चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए, तो आंसर हो गया डी। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय होती है, तो आंसर सी। आपके विचार से पाठ्यक्रम यहाँ पर इसमें तीनों बताए हैं, जैसे छात्र की रुचियों के अनुसार होना चाहिए, ऐसा जो छात्र की आवश्यकता के अनुसार जा सकता है, और छात्रों की क्रियाशीलता का सदुपयोग करने वाला हो, तो इसमें ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। आप बीएड क्यों करना चाहते हैं? तो यहाँ पर सी इसका आंसर है, शिक्षण में मुझे रुचि है। तो यहाँ पर आपकी खुद की पूछी गई है, तो बहुत चीज़ होती है यहाँ पर कि यह सबसे सरल कोर्स है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे अभिभावक चाहते हैं, ये भी इसका कोई ऑप्शन नहीं है सटीक। इसमें सफल होना सरल है, तो ये भी कोई सटीक नहीं है, तो आंसर सी है कि शिक्षण में मुझे रुचि है, क्योंकि जिसको रुचि होगी शिक्षण कार्य में वही चीज़ इसको एक मान्य तौर से रखा गया है, तो आंसर इसका सी आएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को ही शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए, तो आंसर है यहाँ पर बी। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति उच्च व्यक्तित्व के धनी होते हैं, तो आंसर सी। छात्रों में सूक्ष्म शिक्षण के महत्व को कैसे पैदा करेंगे? तो वो है यहाँ पर प्रशिक्षण में स्वयं छात्र अध्यापक सूक्ष्म शिक्षण विधि से शिक्षण दे, तो आंसर हो गया इसका सी। किसी भी राष्ट्र की उन्नति निर्भर करती है अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर, तो आंसर ए। 19वीं शताब्दी यानी कि 1882 ईस्वी तक में कौन सी शिक्षण प्रणाली थी? तो वो थी छात्राध्यापक प्रणाली, तो यहाँ पर ए। प्राथमिक कक्षाओं में स्त्रियों का अध्यापन कार्य करना अच्छा है क्योंकि वे माँ का स्थान लेती हैं, तो आंसर आता है यहाँ पर ए, क्योंकि यहाँ पर स्त्रियों के विषय में बात रखी गई है, और स्त्रियों के विषय में बात इसलिए रखी गई है क्योंकि प्राथमिक कक्षाओं में जो बालक होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, और उनको एक ऐसे स्नेह के आधार से जब वो समझाते हैं अपने बच्चों को, तो वहाँ पर वो भावना बच्चे उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और उसी फीलिंग के माध्यम से वो स्त्रियाँ उसको अध्यापन कराती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा आएगा। कोई छात्र आपकी खुशामद खूब करता है, उसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर उसके प्रति उदासीनता दिखाएंगे, तो ये है आपका आंसर डी। फिर है प्रधानाध्यापक के रूप में आपको अपने अध्यापकों के घर जाना चाहिए आमंत्रित करने पर समारोह में, तो आंसर आता है यहाँ पर ए। कुछ वर्षों बाद किताबों को बदलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, तो आंसर आता है यहाँ पर डी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं मात्र श्रोता, आंसर ए। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली अनुपयुक्त है, तो वो है किसी कार्य के लिए नहीं। कोई भी अध्यापक अपने लक्ष्य में सफल होगा जब वह छात्रों के हित को ध्यान में रखे, तो आंसर डी। विद्यालय में कौन सी शिक्षण प्रणाली प्रचलित है? तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली और या शिक्षक केंद्रित
शिक्षा प्रणाली। तो यहाँ पर ए और बी दोनों आएंगे, तो आंसर हो गया यहाँ पर सी। शिक्षक केंद्रित प्रणाली उचित है माध्यमिक विद्यालय के लिए, तो आंसर सी। शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में समानता होती है, तो वो है शिक्षकों की। नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, यह कथन किसका है? मार्टिन एम ब्रॉडवेल का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व का लक्षण मूलक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ है, वो है 1930 के दशक में, तो आंसर ए। नेतृत्व का घटक है वो है यहाँ पर नेता, कार्य और समूह, ये पहले भी आ चुका है, तो आंसर इसका डी है। नेतृत्व का गुण है यहाँ पर शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण और मनोवैज्ञानिक गुण, तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया डी। नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है इसका करिश्माई सिद्धांत, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। बच्चे का लगभग 75% तक विकास हो जाता है, वो है 5 वर्ष की आयु तक, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? तो वो है बी और आंसर समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है सामाजिक परिपक्वता, तो आंसर है बी। किस विद्वान से ने नेतृत्व को एक व्यावहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया है? तो वो है कीथ डेविस, कीथ डेविस, आंसर सी। बच्चे को भाषा, संस्कार आदि मिलते हैं, वो है घर से। किसने कहा है नेतृत्व की संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? तो वो है कीथ डेविस ने। बच्चा सबसे पहला प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करता है, वो है घर के सदस्यों से, तो आंसर है यहाँ पर डी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? तो वो है लोकप्रिय नेतृत्व, आंसर ए। नेतृत्व की आवश्यकता किन कारणों से हुई? तो वो है उचित दिशा निर्देश, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, सहयोग की भावना, तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अर्जन योग्य गुण कहते हैं, तो वो है अनुभव एवं प्रशिक्षण से प्राप्त गुण, तो आंसर बी। नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? तो वो है वैयक्तिक गुण, व्यावहारिक कौशल और प्रभावित करने की कला, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ पर छात्रों पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, तो ये आंसर है इसका डी। अगला क्वेश्चन, नेतृत्व के मुख्य मॉडल कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर है कैम्पबेल का, ग्राफ व स्ट्रीट का और हार्क्यू का, तो ये तीन इसमें आते हैं तीनों ही, तो आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन, अनुशासन के मामले में एक कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि, तो यहाँ पर है सी, अन्य शिक्षकों की विधियों का अध्ययन करें, तो यहाँ पर आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? तो वह है उत्तम स्वास्थ्य, तो आंसर ए। नेतृत्व किसी संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करता है, तो ये आंसर है एल्फ्रेड बागल का, एल्फ्रेड बागल का, तो आंसर है ए। स्वभाव के अनुसार नेतृत्व के कितने प्रकार हैं? तो वो हैं 2, आंसर बी। सैशविले ने नेतृत्व को कितने पक्षों पर बल दिया है? तो वो है यहाँ पर 3 पक्ष, तो आंसर है ए। किम्बल यंग ने नेतृत्व को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो वो है 5, ऑप्शन बी आंसर। नेतृत्व शैली के अनुसार सफल नेतृत्व के कितने तत्व होते हैं? तो वो होते हैं 4, ऑप्शन बी आंसर। आपका कोई छात्र किसी कारण से बहुत दुखी है, उसे दुखी देखकर शिक्षक के रूप में आपको कैसा लगेगा? तो वो है दुख के कारण को दूर करने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पर आंसर डी। महान शिक्षक होते हैं महान संप्रेषणकर्ता, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर। अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक है उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, तो आंसर ए। आप अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का कप्तान किसे बनाना चाहेंगे? तो आंसर आएगा इसका डी, जो अच्छा खेलता हो। किसके अनुसार खेल बालक की जन्मजात प्रवृत्ति है? तो है मैकडूगल, तो आंसर आता है सी। पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक किस प्रकार आदेश दें? तो यहाँ पर है ऊंचे स्वर में बोलकर, तो ऑप्शन ए आंसर है। शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श हैं क्योंकि उसमें छात्र हित सर्वोपरि होता है, तो आंसर सी। सामूहिक खेलों से छात्र, यहाँ पर तीनों बताए हैं, नियम का पालन करना सीखते हैं, सहयोग से काम करना सीखते हैं, अपने उत्तरदायित्व को निभाना सीखते हैं, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। छोटे छोटे बच्चे बहुत क्रियाशील होते हैं, आप
यहाँ पर सी आंसर है। उनकी क्रियाशीलता की सहायता से उन्हें कुछ उपयोगी शिक्षा देंगे, तो आंसर सी। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है, तो वो होता है शिक्षक को, तो आंसर ए। प्राथमिक विद्यालय के लिए अधिक उपयुक्त है बाल केंद्रित, आंसर बी। अनुशासन शिक्षण की प्रविधि है, तो इसमें तीनों बताएं, सत्तावादी, अनुमति बोधक और प्रजातंत्रात्मक, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है, तो यहाँ पर आंसर डी है, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है, तो आंसर डी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है, तो यहाँ पर आंसर है ए, बाल विकास का सिद्धांत, तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का प्रकार है, तो यहाँ पर तीनों बताएं, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्त्यात्मक अनुशासन, तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। किसने कहा है अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है, तो आंसर है इसका टीपी नन ने। अनुशासनहीनता का कारण है, तो यहाँ पर सभी बताए हैं, वंशानुगत कारण, शैक्षिक कारण और सामाजिक आर्थिक कारण, तो ये तीनों आते हैं, तो आंसर हो गया डी। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, तो वो है प्रभावात्मक, तो आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का समर्थन करता है, तो वो है स्पेंसर का, तो आंसर सी। डिसाइपल, यहाँ पर है डिसाइपल शब्द का अर्थ क्या है, तो वो होता है शिष्य, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अनुशासन का सकारात्मक साधन है, तो वो है पुरस्कार, आंसर ए। अनुशासनहीनता का उपचार किया जा सकता है, तो वो है योग्य शिक्षकों की नियुक्ति द्वारा, उपयुक्त पाठचर्या से और उत्तम भौतिक वातावरण का निर्माण करके, तो यहाँ पर तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। अनुशासन का महत्व है विद्यालय के अच्छे संबंधों की स्थापना में, उत्तम चरित्र निर्माण में, उचित व्यवहार को प्रोत्साहन देने में, तो ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। पुरस्कार से हानि है, तो वो है लालच की प्रवृत्ति का विकास, निराशा की भावना, लक्ष्य से ध्यान हट जाना, तो ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया उपयुक्त सभी, आंसर डी। विद्यालय का कार्य है, यहाँ पर आंसर है सभी, तो जैसे शारीरिक विकास करना, बौद्धिक विकास करना और चारित्रिक विकास करना, तो तीनों तरह के विकास इसके अंदर आते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। पुरस्कार से लाभ है, तो यहाँ पर छात्रों में आत्मसम्मान की प्रवृत्ति का विकास, सुरक्षा की भावना का विकास और आर्थिक विकास, ये तीनों चीज़ इसके अंदर आते हैं, तो आंसर है डी। पुरस्कार का प्रकार है, तो इसमें भी तीनों आते हैं, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, तो यहाँ पर आंसर हो गया डी। छात्रों में नेतृत्व का गुण होना चाहिए, ज्ञान एवं कौशल, संप्रेषण और सहयोग, ये तीनों इसमें होने चाहिए, तो आंसर हो गया डी। मूर्त पुरस्कार नहीं है, तो वो है प्रशंसा। कौन सी विचारधारा बालकों को शिक्षा के केंद्र बिंदु मानती है, तो वो है प्रयोजनवाद, आंसर ए। अमूर्त पुरस्कार है यहाँ पर बालक के प्रति दृष्टि, तो आंसर ए। शिक्षा में पुरस्कार का महत्व है यहाँ पर, तो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, प्रोत्साहन देना, छात्रों की नियमित उपस्थिति रखना, ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया डी। दंड का उद्देश्य है यहाँ पर प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, परिमाण बोधक उद्देश्य, और इसमें आएंगे सारे, तो आंसर ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी आंसर। संवेग विहीन व्यक्ति को माना जाता है, वो है पशु, जिसमें कोई संवेग नहीं होते हैं, वो पशु के समान होता है, तो आंसर है बी। सामाजिक दंड है बातचीत के लिए मना कर देना, तो ये हमारा बी आंसर। वही शिक्षक सफल हो सकता है जो छात्रों की प्रगति के लिए सजग रहता है, तो आंसर ए। अगला क्वेश्चन, दंड का प्रकार नहीं है, तो वो है प्रतिशोधात्मक दंड, तो आंसर ए। छात्रों में सद्गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है, तो वह सद्गुणी छात्र को पुरस्कृत करके, तो आंसर सी। मनोवैज्ञानिक दंड है यहाँ पर डांटना, फटकारना, झिड़कना और बुराई करना, ये तीनों इसमें मनोवैज्ञानिक दंड बताए गए हैं, तो आंसर डी। शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो वो है ऑप्शन डी आंसर, प्रभावी शिक्षण। रूसो किस दंड के समर्थक थे, तो वो थे प्राकृतिक दंड के, ये पहले भी आ चुका है। वैज्ञानिक दंड से संबंधित है यहाँ पर छुरा मारना, विद्यालय में मारपीट करना और गोली मारना, ये तीनों ही यहाँ पर वैज्ञानिक दंड से संबंधित बताए गए हैं, तो आंसर है डी। जन्म के समय बच्चे का भार लगभग कितना होता है, तो वो होता है 3 से 4 किलोग्राम का। फिर आता है विकासवाद के समर्थक हैं, तो वो है यहाँ पर डिके एवं बुश,
गाल्टन और डार्विन, ये तीनों इसमें बताए गए हैं तो आंसर है डी। रूसो ने शिक्षा के 3 मूलभूत स्रोत बताए हैं जो प्रकृति, मनुष्य और वस्तु हैं, तो आंसर है सी। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो है आंसर सी 4। बालक की वृद्धि रुक जाती है, वह शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के बाद, तो ऑप्शन बी आंसर। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं अभिवृद्धि, आंसर ए। बच्चे को माँ का दूध न मिलने पर किसका दूध दिया जाना चाहिए, तो वो है बकरी का। वैसे तो यहाँ पर गाय का दूध बताते हैं और मेरे ख्याल से यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बकरी की बजाय यहाँ पर गाय होना चाहिए। मेरे ख्याल से आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए, जबकि यहाँ पर सी दे रखा है। तो आप ये एक बार और चेक कर सकते हैं कि बकरी है कि गाय है, क्योंकि गाय का ही दूध दिया जाता है, ऐसा सही है। हो सकता है ये मिसप्रिंट हो, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से और चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर बी होगा गाय का। ठीक है। बालक अपनी शैशवावस्था में किस अधिगम से सीखता है, तो वो है संज्ञानात्मक। फिर आता है शैशवावस्था की आयु मानी जाती है, वो है जन्म से 5 वर्ष तक, आंसर सी। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है, वो है यहाँ पर बालक। जन्म के समय बच्चे की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 11/3 से लेकर 11/2 फीट तक, तो आंसर सी। बौद्धिक शब्द किससे बना है, तो वो है यहाँ पर बुद्धि, ऑप्शन ए। बच्चे को लगभग कितने महीने के अंदर हंसना आ जाता है, तो यहाँ पर है 3 महीने का। संभवतः मानव की आधारभूत आवश्यकता है, वो है मानसिक संगठन, ऑप्शन सी। मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है, तो वो है घटनाक्रमों द्वारा, आंसर बी। बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या होती है, तो वो आंसर डी है, सामूहिकता। विद्यालय की सबसे आवश्यक कड़ी है, वो है शिक्षक। उत्तम शिक्षण की विशेषता होती है, तो वो है सहयोगपूर्ण एवं बाल मनोविज्ञान के अनुकूल, तो ऑप्शन सी। शिक्षक के पास जितने भी साधन उपलब्ध हैं, उनकी जिज्ञासा एवं रुचि को जागृत करना चाहिए, यह किसने कहा है, तो ये स्टीफेंस ने कहा है, स्टीफेंस। हम करके सीखते हैं, किसने कहा है, तो वो कहा है डॉक्टर मेस ने। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, तो ये तीनों हैं, तो आंसर है डी। उच्चाधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है, यह किसने कहा है, तो ये कहा है हेमन। हेमन ने ये बात कही है, आंसर बी। सीखने की विशेषता होती है, तो यहाँ पर अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, तो ये तीनों ही इसके अंदर आ रहे हैं, तो आंसर होता है हमारा डी। अधिगम के तत्व हैं यहाँ पर उत्तम सामाजिक अनुकूलन, तो आंसर बी। मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से निर्धारित किया जाता है, तो वो है घटनाक्रमों द्वारा, ये ऊपर भी आ चुका है इस तरीके से, तो आंसर है यहाँ पर बी। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने, आंसर ए। दंड के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर प्रतिशोधात्मक उद्देश्य, सुधारात्मक उद्देश्य और प्रतिरोधात्मक उद्देश्य, तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। श्रवण कौशल एक प्रक्रिया है, वो है सोद्देश्य, आंसर सी। बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी। शिक्षा में छात्रों को पुरस्कार देना चाहिए, तो वो आता है प्रोत्साहन के लिए, छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए और उत्तम कार्य व नियमित उपस्थिति के लिए, तो इसमें ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया इसका डी। श्रवण सामग्री कितनी स्थितियों में उपलब्ध हो सकती है, तो वो है 3 उसमें, तो यहाँ पर आंसर है सी। प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है ए 140 से ऊपर, प्रतिभा होती है ए जन्मजात, आंसर ए। कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन कहा है कार्ल स्वेबेवी का, आंसर ए। बिने के अनुसार बुद्धि में निहित है, तो यहाँ पर ज्ञान, आविष्कार और निर्देश व आलोचना, तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, तो आंसर हो गया डी। अधिगम वातावरण के मुख्य घटक हैं यहाँ पर शिक्षक व मॉनिटर, सह अध्ययनकर्ता व उपकरण, अध्ययन सामग्री व विद्यालय, तो इसमें तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं ए और बी दोनों, जैसे कि आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, तो ये दोनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो जाएगा सी। मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल किस श्रेणी का माना जाता है, तो वो है उच्च श्रेणी का, तो आंसर है सी। श्रवण भाषा सीखने का सोपान है, तो वो है प्रथम। नकारात्मक साधन के अंतर्गत किस प्रकार की व्यवस्था को रखा जाता है, तो वो होता है दंड को।
डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो वो ही है लैटिन, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण में पहले कौन सा कार्य करना चाहिए? तो वो होता है मौखिक का, तो आंसर डी। अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों के अंतर्गत किस प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं? तो वो है स्वशासन, विद्यालय के नियम व परंपराएं और पारस्परिक सहयोग। तो तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। श्रवण कौशल सीखने के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है अभ्यास की, तो आंसर हो गया बी। डिसिप्लिन शब्द का हिंदी अर्थ है, तो यहाँ पर नियंत्रण, नियमन, अनुशासन और संयम व विनय। तो ये तीनों इसके अंदर आते हैं, तो आंसर डी। मौखिक भाव प्रकाशन में कितने उपादानों का होना अनिवार्य है? तो वो है 2, आंसर सी। श्रवण कौशल से ही बच्चा अग्रसर होता है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी की ओर, जैसे मौखिक अभिव्यक्ति की ओर, पठन कौशल की ओर और लेखन कौशल की ओर। तो तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। मौखिक अभिव्यक्ति अधिक है, तो वो है सरल व सुविधाजनक, तो आंसर सी। स्वतंत्र मौखिक कार्य किसे कहते हैं? तो यहाँ पर है कला। मौखिक अभिव्यक्ति का भाव प्रकाशन के सोपान है, तो वो है प्रथम। मौखिक एवं लिखित किसके रूप हैं? तो वो है भाषा, आंसर सी। दंड अनुशासन स्थापना का किस प्रकार का साधन है? तो वो है बी, नकारात्मक। संकीर्ण दृष्टिकोण से अनुशासन का अर्थ है, तो यहाँ पर नियमानुसार चलना, अधिकारियों की आज्ञा का पालन न करना, बच्चे को अपने अधीन लाना। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आंसर के रूप में है, तो आंसर डी। कक्षा शिक्षण किन पर केंद्रित होता है? तो वो है अध्यापक, छात्र और वातावरण। तो इन तीनों पर होता है, तो आंसर हो गया डी। इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर किसने बल दिया था? तो वो दिया था गेस्टाल्टवादियों ने। गेस्टाल्टवादियों ने इकाई योजना बनाकर पढ़ाने पर बल दिया था, तो आंसर आता है डी। दंड के रूप कौन कौन से होते हैं? तो वो है डांट फटकार, अंक, दंड और निष्कासन। ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। अनुशासन प्राप्ति का उत्तरदायित्व मुख्यतः किस किस पर रहता है? तो वो आता है माता पिता पर, शिक्षकों पर और जनता पर। तीनों पर होता है, तो आंसर हो गया डी। कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है प्रभावी, तो आंसर ए। कक्षा की समस्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वो है 2। कक्षा में संप्रेषण कर लेना चाहिए, तो आंसर है 2 तरफा। विद्यालय में स्वशासन हेतु सौंपे जाने वाले कार्य प्रयोगशाला संबंधी देखभाल, अनुशासन संबंधी कार्य और स्वागत संबंधी कार्य तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। शिक्षण से संबंधित क्रिया है, तो वो है पाठांतर्गत क्रिया, शिक्षण पूर्ण क्रिया और पाठोपरांत क्रिया। ये तीनों इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। कक्षा में छात्रों की गुणोन्मुख गतिविधियों को बढ़ावा देने के विषय में किस विद्वान ने बताया है? तो वो बताया है जॉन ड्यूवी ने, आंसर बी। जवाबदेही का अर्थ होता है उत्तरदायित्व का निर्वाह करना, आंसर सी। उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों से उनके कर्तव्यों की समीक्षा करना ही जवाबदेही कहलाता है। यह कथन कहा है हेमन ने, ये पहले भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन, जवाबदेही की विशेषता है, तो यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। इसमें आंसर डी बताया है, तो हम यहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। उच्चाधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कर्तव्यों की समीक्षा करना, शिक्षक तथा प्रधानाचार्य द्वारा अपने अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को निभाना, 2 ये हो गए। और तीसरा है अपने कार्य को स्वयं की जिम्मेदारी समझकर सहर्ष पूर्ण करना, और डी है इसका। तो यानी तीनों इसमें पॉइंट आएंगे, तो आंसर हो गया डी। जवाबदेही या प्रतिबद्धता किसी अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य को गुणात्मक एवं सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देशन के अनुरूप करने का बंधन एवं कार्य है। तो यह कथन किसने कहा है? डेविस ने, तो आंसर ए। विद्यालय में जवाबदेही से संबंधित व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर प्रबंधन, प्रधानाचार्य और शिक्षक। तो इसके अंदर ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। जवाबदेही का प्रकार है प्रशासनिक जवाबदेही, कानूनी जवाबदेही, वित्तीय जवाबदेही। तो ये तीनों इसके अंदर आ जाएंगे, तो आंसर डी। शिक्षकों की जवाबदेही का आकलन करने के लिए किसे आधार बनाया जाता है? तो यहाँ पर आता है प्राचार्य की रिपोर्ट, आंसर है सी। शिक्षक का विशिष्ट गुण है, तो यहाँ पर धैर्य व सहनशीलता, सांप्रदायिक और जाति निरपेक्षता और व्यावसायिक दक्षता। तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। एक बालक बहुत नकलची होता है, यह कथन किसने कहा है? अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा है कि एक बालक बहुत नकलची होता है, तो आंसर ए। दंड अवांछनीय व्यवहार को दूर करने का दमनात्मक साधन है, यह किसने कहा है? रोसेक तथा अन्य का। तो ये आंसर ए। दंड का उद्देश्य है यहाँ पर
प्रतिशोध लेना, सुधार करना और प्रतिरोध करना। तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। दंड का प्रकार है यहाँ पर शारीरिक दंड, आर्थिक दंड और सामाजिक दंड, ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर डी। जब छात्र कानून विरोधी कार्य करते हैं तो दिया जाने वाला दंड कहलाता है यहाँ पर वैधानिक दंड, तो आंसर सी। जब किसी बच्चे की उद्दंडता पर उससे जुर्माना लिया जाता है तो वह दंड कहलाता है यहाँ पर आर्थिक दंड, तो यहाँ पर बी। बच्चों को डंडे या बेंत से मारना किस प्रकार का दंड होता है, तो वो होता है शारीरिक दंड, तो यहाँ पर आंसर ए। दंड का कारण है यहाँ पर कक्षा में अनुशासन भंग करना, विद्यालय में अनुपस्थित रहना, विद्यालय संपत्ति की तोड़फोड़ करना, तो यहाँ पर ये तीनों आएंगे, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया उपयुक्त सभी। दंड होना चाहिए, तो यहाँ पर है अपराध के अनुपात में, बालक की प्रकृति के अनुसार और सुधारात्मक, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। दंड देने से लाभ है, तो यहाँ पर है बालक में सुधार आता है, बालक की बुरी आदतें छूट जाती हैं, बालक के अपराधों में कमी आती है, तो ये तीनों इसमें आएंगे, तो आंसर हो गया डी। दंड से हानि है, तो यहाँ पर जो बताया है इसके अंतर्गत सभी वो भी है, जैसे संवेगात्मक संतुलन बिगड़ना, बालक का ढीठ हो जाना, बालक में द्वेष घृणा उत्पन्न होना, तो ये सभी इसके अंदर आएंगे, तो आंसर हो गया डी। नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ना कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है, तो यहाँ पर आंसर आता है कास्टोडियल मॉडल, आंसर बी। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है, तो यहाँ पर आता है ए और बी, यानी मूल्यांकन और परीक्षा, तो ये दोनों इसमें आते हैं, तो आंसर है सी। नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आंसर आता है प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, तो आंसर ए इसका आता है। अगला क्वेश्चन, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेस नेनुस ने कहा कि नेता, अब यहाँ पर बी आंसर है, काम पूरा करने के लिए पर्याप्त करें, तो आंसर बी। कौशल क्या है, तो यहाँ पर सूचनाओं का संग्रह भी कौशल है, योग्यता व दक्षता भी कौशल है और ज्ञान भी कौशल है, तो इसमें ये तीनों आएंगे, तो आंसर हो गया डी। और इस फर्स्ट पेपर का जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा वो है कौशल विकास के प्रकार हैं, तो आंसर आता है इसमें ए और बी दोनों, यानी कि स्व प्रबंधन और समस्या समाधान निवारण, तो इस तरह से आंसर इसका सी होता है, ए और बी दोनों इसमें आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये यहाँ पर एक प्रश्न श्रृंखला जो है वो मैंने बताई है। जिन बच्चों के पास मॉडल पेपर नहीं है, जिनके पास तैयारी करने के लिए नोट्स तैयार नहीं कर पाए हैं और समय कम रह गया है, तो वहाँ पर इसको देख करके प्रश्न उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी चाहें वो इसको तैयारी अपने आधार से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके काम की है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इसको वहाँ शेयर कर दीजिए जहाँ इसकी आवश्यकता है, जो आपके सहपाठी हैं या जानने वाली हैं जो कि बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। एक और मेरा चैनल है रिचाज फूड एंड ब्लॉग्स में, अगर आप चाहें तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।